जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, उसका उस समय उसका एजुकेशन से दिमाग भटक रहा है, तो उस समय एक स्टूडेंट को क्या वाकई में कुछ एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेनी चाहिए? सबसे मेन रोल होता है इसके अंदर राहु का। जहाँ कहीं बीच में राहु की दशा आई तो मन भटक जाए। दूसरा रीजन होता है फोबिया, फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटी, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा आजकल जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस चल नहीं रहा, उसको क्या रेमेडीज करना चाहिए जिससे उसका बिजनेस सही चल पाए? आपके हिसाब से क्या बेस्ट रेमेडीज हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो उनका बिजनेस का प्लैनेट बनेगा, जो बिजनेस से रिलेटेड ग्रह है उसको उनको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। दूसरा जो उनका आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत शुरुआत में बहुत पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन बीच में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस समय पेरेंटिंग को उस बच्चे के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, बुद्धि के लिए तो देवता हमारे गणेश जी हैं जी, है ना। तो गणेश जी के सामने ओम गंग गणपते नमः 108 बार जाप बच्चा करे बैठ करके। साथ साथ आप बच्चे को ना, और आजकल आप तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी उनके लिए क्या हेल्प करती है? उसमें है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज जो हमारे मेहमान हैं, जिनका नाम है एस्ट्रोलॉजर माधुरी जी, लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हैं, काफ़ी सफल और सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हैं। गूगल पे भी बहुत बड़ा नाम है एस्ट्रोलॉजर माधुरी, अगर आप सर्च करेंगे, मैं इनकी काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है। वो अपने एक्सपीरियंस से आज हमें बताएंगे एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और कैसे हम अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करना चाहेंगे मैम आपके साथ। आजकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हर कोई बात कर रहा है और एस्ट्रोलॉजी बहुत डिमांडेबल एक टॉपिक है। क्या वाकई में एस्ट्रोलॉजी हर इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंट है, या क्या रोल प्ले करता है एक एस्ट्रोलॉजी? तो आप उसके बारे में हमें आज बताइए। बिल्कुल, ज्योतिष हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, या कहिए कि ये हमारी लाइफ ही है जी। क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, हमारी दशाएं बदलती हैं, वैसे वैसे हमारे सोचने समझने का नजरिया भी बदलता रहता है जी। जब हमारी अच्छी दशाएं चलती हैं, ठीक है, हम नई प्लानिंग करते हैं जी, नए काम पे जाते हैं जी, नया काम स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन अगर वो हमारी दशा अच्छी है जी, तो हमारे डिसीजन सही चलते हैं। बिल्कुल सही। अगर हमारी दशा खराब चल रही है तो हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा समय कैसा चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हम डिसीजन ले लें, अगर खराब चल रहा है तो हम होल्ड करें। जी जी। जब सही समय आएगा तो अपने आप हमारे काम सही तरीके से होते चले जाएंगे। जी। आजकल वैसे लोग अपने घर लेते हैं तो उसका गृह प्रवेश का टाइम देखकर ही सारा काम करते हैं। हर डिसीजन, हम तो कहते हैं लाइफ का हर एक डिसीजन आपके प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। जी। कभी कभी होता है कि हमारा कुछ नया काम करने का मन करता है, इंटरेस्ट जग जाता है, आज हमें ये वाला काम करना है, या चलो हम ये बिजनेस प्लान कर लेते हैं, चलो हम ये कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब दशा आई, इंटरेस्ट बना, हमने हो सकता है काम कर भी लिया, लेकिन जैसे ही वो दशा खत्म हुई, इंटरेस्ट खत्म, योग उस समय कि नहीं, अब मन मजा नहीं आ रहा है इस काम में, इंटरेस्ट नहीं है, सही नहीं लग रहा है, अब हम कुछ और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो दशा कितनी लंबी मिल रही है हमें, और क्या वो हमारे लिए सुटेबल है। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टाइम पीरियड हमारा सिर्फ 6 महीने 1 साल के लिए है, कुछ देर के लिए हमारा इंटरेस्ट बन गया, फिर दशा खत्म हो गई, हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल। तो कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नया प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 साल की दशा हमें चाहिए होती है। आगे की चेक करवानी चाहिए। हाँ, कि आगे की 5 से 10 साल की दशाएं उस काम से रिलेटेड है या नहीं है। सही बात। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं और वो दशा अगर 1-2 साल की है, 1-2 साल के बाद आपका इंटरेस्ट बदल गया, तो बिजनेस सेटल्ड होने में ही उतना टाइम लग जाता है। बिल्कुल सही है ना। तो उतना टाइम लेकर के चलना पड़ता है हमें। इसी तरीके से चाहे मैरिज हो, स्टडीज के प्रोस्पेक्ट से देखें, या करियर है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो एस्ट्रोलॉजी हर पल हमें चाहिए।
हर टाइम हमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काम करना चाहिए। बिना गाइडेंस के हम नहीं बहुत सारे चल लोग नया सकते स्टार्टअप हैं। कर लेते हैं, जल्दी क्लोज हो जाता है, इसका मतलब That's the reason. रीजंस होते हैं बेसिकली। जॉब के लिए भी हो, एजुकेशन हो, लोग अपना बच्चे बीटेक करने जाते हैं, फिर बाद में एजुकेशन में मन नहीं लगता है उनका, वो क्विट कर देते हैं। तो ये भी मुझे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी देख के ही काम करना चाहिए। डेफिनेटली आप अपनी पहले कुंडली दिखलाइए, आप ये देखिए कि भाई आपके लिए कौन से प्लैनेट सुटेबल हैं, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स आपको सूट करते हैं, कौन सी फील्ड्स आपको सूट करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजन लीजिए। तो कैरियर और गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक पेरेंट के लिए, अपने बच्चे का कैरियर हो, उस समय एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करती है? देखिए, दो चीज़ें हैं जी। एट फर्स्ट तो पहले बच्चे का बेसिक नेचर समझना बहुत ज़रूरी है जी। है ना। अगर आपके दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का नेचर एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। कुछ बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हम बच्चे के नेचर के हिसाब से अगर उसका प्रोफाइल देते हैं, उसकी स्टडीज करवाते हैं, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। सही बात है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा बच्चा क्या क्रिएटिव माइंड का है, जी। क्या हमारा बच्चा बहुत एनर्जेटिक, बहुत हाइपर एक्टिव है, यानी कि वो स्पोर्ट्स वाला है, जी। या हमारे बच्चे का सिर्फ स्टडीज में इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही बात। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको पढ़ाई करवाइए, उसके अकॉर्डिंगली उनको हॉबी क्लासेस करवाइए, तो बच्चा उस फील्ड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आजकल पेरेंट अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थोप देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमारे हिसाब से काम कर, तू समझदार नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे। बच्चा क्या है कि अब स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे विराट कोहली से कुछ और काम कराया होता तो वो आज इतना बड़ा क्रिकेटर ना होता। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं? पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले पेरेंटिंग सीखिए। जी। आपको अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, आप उसकी पेरेंटिंग कैसे करनी है। हम अपने दोनों बच्चों की एक जैसी पेरेंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। जो बच्चे बहुत एनर्जेटिक, हाइपर एक्टिव हैं, वो आप उनको बैठा नहीं सकते 15 मिनट से ज़्यादा, तो आप उनको पढ़ाएंगे कैसे? सही बात है। तो पहले हम कहते हैं उन्हें खेलने दो। आप उन्हें ग्राउंड में ले जाइए, आप उन्हें पार्क में ले जाइए, उन्हें खूब दौड़ाइए, खूब खिलाइए। जब बच्चा थक जाएगा ना, फिर रेस्ट करा के उसको पढ़ने बैठाइए, उसकी एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो चुकी होगी, फिर वो आराम से पढ़ेगा। जी बिल्कुल सही। लेकिन जो बच्चा उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको जबरदस्ती दौड़ा रहे हैं प्लेग्राउंड में ले जा करके, बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, कुछ का इंटरनल हेल्थ भी है, जी। वो भी मैटर करता है कि बच्चा कितना इंटरनली स्ट्रांग है, वो स्पोर्ट्स में करेगा या नहीं करेगा। सो दैट इज द थिंग, करना पड़ना पड़ेगा। सही बात। और जो बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका आर्ट में, डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो आप उन्हें खेलने भेज देंगे वो तब भी नहीं करेंगे, आप पढ़ाने बैठ देंगे वो तब भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। उनके हाथ में वो अल्फाबेट नहीं, उनके हाथ में सिर्फ ड्राइंग चल रही होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दिमाग वैसे ही काम करेगा। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, उसका उस समय उसका एजुकेशन से दिमाग भटक रहा है, तो उस समय एक स्टूडेंट को क्या वाकई में कुछ एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या स्टूडेंट को उस समय क्या करना चाहिए? वो एजुकेशन में कोई कोई MBBS कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बहुत हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहा है इस समय, और उसका अचानक पहले मन होता है बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में लोग बच्चे पहले प्लान कर पाते हैं अच्छे से करेंगे, बाद में मन उनका भागने लगता है। उस समय एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पता है एस्ट्रोलॉजी सबसे मेन रोल होता है इसके अंदर राहु का। जहां कहीं बीच में राहु की दशा आई तो मन भटक जाएगा। उसके लिए राहु के उपाय सबसे पहले करने। तो एक तो कोशिश ये करनी है कि आप सिलेबस बनाइए, अपना ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए। ऐसा नहीं है कि एक बारी में बहुत सारे टॉपिक लेकर के बैठ गए, बहुत सारी बुक्स लेके बैठ गए, और जनरली ऐसा होता है पूरा मैसअप कर देते हैं। बिल्कुल सही। और फिर समझ में नहीं आता मैं ये पढूं, ये पढूं, ये पढूं, ये पढूं। तो खुद को ऑर्गेनाइज तरीके से करना, टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ राहु के मंत्र का जाप करेंगे, और जितना हो सके जो घर में स्वीपर आते हैं उनको खाना, पैसे या कपड़े से हेल्प कर देंगे, तो राहु अपने आप ही शांत रहेंगे। तो राहु का ज्यादा ध्यान देना है ऐसे वक्त में जब मन आपका किसी मन भटक रहा हो, जब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। और दूसरा रीजन होता है फोबिया, बिल्कुल, फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटी, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा आगे फ्यूचर खत्म हो जाएगा। राहु इस तरीके से डराते हैं। सही बात है। होता कुछ नहीं है लेकिन राहु डराते हैं जी। तो राहु के उपाय करने से जो मन का डर है, जो वहम है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और आज के टाइम पे जैसे मैम स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, या कहीं भी स्टार्टअप बहुत ज़्यादा डिमांडेबल चीज़ है। एक नए बिजनेसमैन को या नया कोई स्टार्टअप कर रहा हो, उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? और वो कोई नया बिजनेस प्लान कर रहा है तो उसे एस्ट्रोलॉजी में क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए?
जिससे उसका बिजनेस सक्सेसफुल चल पाए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे प्लैनेट्स कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। किस तरीके का बिजनेस हमको सूट करेगा जी। फिर वो पार्टनरशिप में सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो फिर पार्टनर की भी कुंडली दिखला दीजिए कि आप लोगों की कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है आपस में, है ना, और उनको भी वो बिजनेस सूट करता हो। दूसरी बात कि अभी टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर हमें ये लगता है कि नहीं अभी पीरियड थोड़ा रिस्की है, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा ब्लॉक हो सकता है, फिर हम उसमें सजेस्ट करते हैं कि आप पहले फ्रीलांसिंग करिए। ठीक है। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करिए, कमीशन बेसिस पे काम करिए, और फिर जब आपका सही समय आए फिर आप इन्वेस्टमेंट पे जाइए, या फिर बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए। ठीक है। तो एक ये सबसे मेन है। दूसरा कि आपके धन योग की दशाएं कब आ रही हैं, कब ऐसे प्लैनेट्स आ रहे हैं जो एकदम ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर लग रहा है कि वो थोड़ा दूर हैं तो धीरे धीरे बिजनेस अपना आगे बढ़ाते जाइए, अपने आप वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है। फिर वो जैकपॉट नहीं एक्सपेक्ट करते हुए सिर्फ अपनी मेहनत, अपने एफर्ट पे फोकस करिए। अगर किसी की कुंडली में फाइनेंशियली ग्रोथ कम दिखाई दे रही है, आप किसी कुंडली दिखाई गई और उसको दिखा रहा है कि अभी संयोग नहीं बन पा रहा है, तो क्या हम उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली, वो तो हमारे कर्म है ना, कर्म तो है ही, कर्म तो प्रधान है। ठीक है। दो चीजें रहती है। पहली बात की डेस्टिनी, हम क्या लेकर के आए हैं प्रारब्ध से, यानी कि पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए थे उसके हिसाब से हमें इस जन्म में क्या मिला है। ठीक है। फिर अब इसके बाद आ जाता है कि हम उसको कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग आप ऐसे भी देखेंगे जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे धन योग बने हुए थे, बहुत अच्छे, और वो बहुत अच्छी फैमिली में बॉर्न भी हो गए, उनको मतलब सिल्वर स्पून लेकर के हुए हैं, उनको सारी फैसिलिटी भी मिली, सब कुछ मिली, बट आगे जा करके उन्होंने कुछ नहीं किया। वो उनके कर्म थे। सही बात। मतलब सब कुछ मिलते हुए भी उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे, उतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे, घर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा किया। वो सेल्फ मेड पर्सनालिटी है। तो कर्म तो हमें काम करते ही है। अगर हमारा कोई प्लैनेट कमजोर है, अगर हम उसकी रेमेडी करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो हमें रिजल्ट देगा। बिल्कुल सही। ठीक है। और अगर कोई हमारा प्लैनेट मेलेफिक है, ठीक है, कि हमें पता है कि भाई ये हमें परेशान करने वाला प्लैनेट है, तो हम उसके अगर उपाय करेंगे तो उसका जो मेलेफिक इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो हर प्लैनेट को जो हम रेमेडीज हैं, रेमेडीज एक्चुअली यही है, रेमेडीज का काम यही होता है। अगर अच्छा रिजल्ट है तो हम उसको और अच्छा करें, खराब है तो हम उसको कम से कम रिड्यूस कर दें कि हम उसको आराम से उस समय को निकाल पाए। आजकल जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस चल नहीं रहा है, उसको क्या रेमेडीज करना चाहिए जिससे उसका बिजनेस सही चल पाए? आपके हिसाब से क्या बेस्ट रेमेडीज हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो उनका बिजनेस का प्लैनेट बनेगा, जो बिजनेस से रिलेटेड ग्रह है उसको उनको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। दूसरा, जो उनका फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड प्लैनेट है, सेकेंड हाउस से रिलेटेड, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरा, जो उनका लक से रिलेटेड प्लैनेट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है। आपका धन, आपका बिजनेस और आपका भाग्य। ठीक है। ये तीनों ग्रह अगर आपके स्ट्रॉन्ग चलेंगे तो आपका बिजनेस एकदम ग्रो करेगा। ठीक है। और जहां जैसे अगर किसी का सपोज मानिए कि लक लॉर्ड कमजोर है, भाग्य का स्वामी कमजोर है, लेकिन कर्म तो वो कर रहा है ना। सही बात है। लेकिन वो क्या होगा, उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सही बात है। एक इंसान जिसको 50% काम करके रिजल्ट मिल रहा है, जिसका भाग्य कमजोर है, उसको 200% देना पड़ेगा। आप बहुत लोगों को देखते हैं, लोग बोलते हैं अरे हमने तो बहुत मेहनत करी है जिंदगी में, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना। तो वो वही है कि भाग्य थोड़ा कमजोर है, स्ट्रगल दे रहा है। और कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने बोला सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, तो भी ठीक है, स्टार्टिंग से ही उनको सब कुछ मिल गया, एक बिजनेस मिल गया जो ऑलरेडी सेटल्ड था, बस उसको ग्रो कर रहे हैं आगे जा करके। बिल्कुल सही बात है। तो है इम्पैक्ट करती है उस समय पे। आजकल जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत शुरुआत में बहुत पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन बीच में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस समय एक पेरेंटिंग को उस बच्चे के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए, अपने बच्चे में पढ़ाई में मन लगे उसका? जी देखिए, बुद्धि के लिए तो देवता हमारे गणेश जी हैं। जी है ना। तो गणेश जी के सामने ओम गंग गणपते नमः 108 बार जाप बच्चा करे बैठ करके, और उनको गणेश जी के साथ में एकदम फ्रेंडली बना दीजिए। ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि भगवान हैं हम डरा रहे हैं, नहीं जी। ऐसे करिए कि वो तो आपके फ्रेंड हैं जी। आप उनसे जो मांगोगे वो आपको दे देंगे, आपको जो प्रॉब्लम है वो आपकी सुन लेंगे जी। ठीक है ना। तो बच्चे उनसे कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को।
तो भगवान से डराना नहीं है बच्चों को, भगवान से प्यार करना सिखाना है। और गणेश जी के जितना बच्चे नज़दीक रहेंगे उतना उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से रहेगी। बिल्कुल, तो वो हमें गणेश जी के प्रति उनके बच्चों को ध्यान देने की करना। और इसके साथ साथ आप बच्चे को ना थोड़ा सा मिश्री और हरी इलायची ये ज़रूर खिलाया करिए। तो हरी इलायची से मन शांत रहता है और पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाते हैं, और जो मिश्री है उससे भी मन शांत रहता है। ठीक है। और आजकल आप जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी उनके लिए क्या हेल्प कर सकती है? जब इन्वेस्टर लेकर के आते हैं, हाँ जी, हाँ, उसमें है सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो धन है वो कहाँ से आ रहा है जी, क्या नेटिव लैंड से आ रहा है या फॉरेन कंट्री से आ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी कुंडलियों में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि जिनका या तो लक फॉरेन से जुड़ा होता है या जिनका पैसा फॉरेन से जुड़ा होता है, और किसी का फॉरेन सेटलमेंट ही फॉरेन से, मतलब ये फॉरेन सेटलमेंट होता है जी। तो अगर किसी का ये दिख रहा है कि पैसा फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ है जी, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली उनको ग्रोथ मिल जाएगी, काम हो जाएगा उनका। फिर दशा, सबसे मेन पीरियड तो टाइम, आपका टाइम कैसा चल रहा है। अगर पैसा आता हुआ दिख रहा है, एकदम सडन गेन दिख रहा है और बहुत अच्छे धन योग के प्लैनेट आ चुके हैं, दशा भी आ गई है, गोचर भी आ गया, और अगर आप उस टाइम पे अप्रोच करते हैं किसी इन्वेस्टर को तो मिल जाएगा आपको। तो क्या कोई आम आदमी अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे एक शादी वाला एक पार्ट होता है हर इंसान के लिए, क्या कोई अपनी लव मैरिज या कोई अरेंज मैरिज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकता है? हाँ, डेफिनेटली पता चल सकता है हमें, बिल्कुल पता चल जाता है। देखिए, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। आप कुछ केसेस में ऐसे देखेंगे कि पहले रिलेशनशिप में रहे, 5 साल 6 साल रहे, फिर दोनों के बीच में अनबन हो जाती, प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने छोड़ दिया। फिर कभी क्या हुआ कि पेरेंट्स तक बात गई, पेरेंट्स कन्विंस नहीं हुए और वहाँ पे वो ब्रेकअप हो गया। ठीक है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग तो कभी पेरेंट्स का रोल। फिर कई बार क्या होता है कि एक ही बारी में अप्रोच किया और घर वालों ने सीधा हाँ कर दी और मैरिज हो गई। और कई बार तो अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है। आप अरेंज मैरिज में भी देखिए कि इनिशियल लेवल पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि भाई पेरेंट्स आपस में क्लैश कर जाते हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। आजकल तो ऐसी न्यूज़ आती है कि 15 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। तो वही है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पहले ये समझना है कि लव मैरिज है भी या नहीं है जी। अगर लव मैरिज नहीं है तो फिर तो वो प्रॉब्लम होगी जी। अगर लव मैरिज है तो क्या आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, पहले तो वो समझ लें। क्योंकि एक नॉर्मल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना या नॉर्मल मीटिंग करना और एक मैरिज के प्रोस्पेक्ट से सोचना, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है ना, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, उसमें फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो डिसीजन बदलते हैं अक्सर। तो सबसे पहले तो हमारे फ्यूचर के गोल्स, हमारी कंपैटिबिलिटी, वो सब समझना ज़रूरी है। दूसरा कि लव मैरिज के कॉम्बिनेशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं और अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन कितने स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात फिर आ जाती है इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज। ठीक है, तो जर्नली इसके लिए राहु का मेजर रोल रहता है। ठीक है, अगर राहु की दशा या राहु का गोचर चल रहा होता है या राहु का अगर इन्फ्लुएंस होता है तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो ट्रेडिशन से हट के मैरिज देते हैं। ठीक है, तो लव मैरिज में इंटरकास्ट भी हो जाती है, इंटर रिलीजन भी हो जाती है। जबकि अगर जुपिटर की दशा चल रही होती है तो ज्यादा चांस होते हैं उसके अंदर प्रॉपर ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज होने के। ठीक है, ठीक है, तो दशा का भी इफेक्ट है और प्लस हमारी कुंडली में भी प्लैनेट्स का क्या रोल है। मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल किसी की दशा में नहीं है कि उसका योग नहीं बना है, वो लव मैरिज नहीं बना है, लेकिन वो लव मैरिज कर लेता है, तो लव मैरिज के चांस है कि वो लंबे टाइम तक सक्सेसफुल हो पाएगी शादी? देखिए, वो फिर एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाता है क्योंकि उसमें हमें फिर मैरिज को देखना पड़ता है कि जो उनके मैरिज से रिलेटेड प्लैनेट हैं या जो मैरिज से रिलेटेड हाउसेज हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, सपोज करिए कि मैरिज उनकी हो चुकी है। अब कई बार मैं आपको बताती हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो साफ बोलते हैं कि हमें तो लव मैरिज ही करनी है, अरेंज मैरिज हम करना ही नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन हमें कोई सुटेबल कैंडिडेट भी नहीं मिलता जी। बात चलती है 1-2 साल तक, फिर समझ में आता है नहीं ये ठीक नहीं है, ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन हम अरेंज मैरिज का रिस्क नहीं लेना चाहते जी, है ना। तो उस पर फिर मैं एक ही बात कहती हूँ कि भाई आप
सीधा उन्हीं को अप्रोच करिए जो मैरिज में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ना कि रिलेशनशिप में, बिल्कुल, है ना। ऑब्वियस है, अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे जाओगे जी। तो आपको वही लोग मिलेंगे जिनको मैरिज करनी है। ठीक है, आप डेटिंग साइट में जाओगे तो आपको वो मिलेंगे जिनको डेट करनी सही है। बात है, बिल्कुल सही बात है। आप डेटिंग साइट में जा करके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हो, वो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए अगर आप लव मैरिज भी, भले ही लव मैरिज करना चाह रहे हो, आप मैट्रिमोनियल साइट पे जाइए ना जी, आप उनको अप्रोच करिए, ठीक है, डायरेक्टली बात करिए, मिलिए, समझिए, अगर कंपैटिबिलिटी लगती है तो बिल्कुल मैरिज करिए। जी, हम कहेंगे अरेंज मैरिज है, आप कहोगे लव मैरिज है। बिल्कुल सही बात है। आजकल जैसे एक लव मैरिज कोई करना चाह रहा है, दो लोग कपल्स एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन कोई अड़चन आ रही है, बहुत ज़्यादा फैमिली या 50 बहुत सारी आज के टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनको क्या एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है उन दोनों को? अरे एक फैमिली एग्री कर जाए या इजीली उनकी लव मैरिज शादी में बदल जाए? जी हाँ, रेमेडीज तो बहुत हैं और इसमें सबसे मेन है दुर्गा जी। ठीक है, दुर्गा जी की पूजा करें और आप क्या करिए, थर्सडे नाइट में आप दही जमाइए और अगले दिन फ्राइडे मॉर्निंग को उसको मंदिर में ले जा करके दही को भगवान जी को चढ़ा दीजिए। आप रख के आएंगे, प्रसाद आपको नहीं लेना है, ना ही पीछे मुड़ के देखना है। और वहाँ पे प्रसाद जब दही चढ़ाएंगे तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि भाई मेरी शादी इनसे हो जाए जिनसे मैं चाह रही हूँ और एक अच्छी मैरिड लाइफ रहे। तो आप फिर उसके बाद घर आ जाइए तो काम आपका हो जाएगा। और अरेंज के लिए भी सेम करना है या उसके लिए कुछ रेमेडीज? रेमेडी सेम है मैरिज के लिए, चाहे आप अरेंज मैरिज करने जाएं चाहे लव मैरिज करने जाएं। हाँ, ये है कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रखना है और जो लड़के हैं, बॉयज हैं, उनको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि क्या करें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? बृहस्पति के लिए तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं, अगर बॉडी अलाउ करे तो। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आप बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, केले के पेड़ पे जल चढ़ा सकते हैं, आप येलो कलर की चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं, पीली मिठाई है, पीले फल हैं, पीले कपड़े हैं, तो बृहस्पति उससे स्ट्रांग रहेंगे। बृहस्पति ही हैं जो हस्बैंड से भी रिलेटेड है और बृहस्पति ही हैं जो बच्चों से भी रिलेटेड है। तो अगर ये रेमेडी आप शादी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं तो संतान योग भी बना रहता है उसमें और संतान से सुख भी मिलता है। और इसी तरीके से जो बॉयज़ हैं उनको वाइट कलर की चीज़ों को डोनेट करना है फ्राइडे के दिन। ठीक है, दही का दान करिए, सफ़ेद मिठाई का दान करिए, वाइट कपड़े दे दीजिए, या कोई लेडी जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनको खाना, पैसे या कपड़े से हेल्प कर सकते हैं। और अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो डायमंड या ओपल पहन सकते हैं। और ऐसे ही गर्ल्स के केस में अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो वो येलो सफ़ायर पुखराज पहन सकते हैं। आजकल सबसे एक कॉमन आता, शादी जब होती है दो लोगों के बीच में, एक मांगलिक दोष के बारे में बहुत बात करी जाती है। ये वाकई मांगलिक दोष है क्या बेसिकली? देखिए, मांगलिक दो तरीके से देखे जाते हैं, एक होता है आंशिक मांगलिक, एक होता है पूर्ण मांगलिक। बिल्कुल, ठीक है। तो जनरली जो पूर्ण मांगलिक वाले होते हैं वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा उनका तेज होता है और थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। लोग इसी वजह से डर जाते हैं जी, जबकि डरने की जरूरत नहीं है। गुस्से वाले तो बहुत लोग हैं ना, सबकी गृहस्थी चल रही है। सही बात है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सारे मांगलिक वालों के डिवोर्स ही हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो लोग कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है, मेन है कि अगर तो लड़के जो लोग भी स्ट्रॉन्ग मांगलिक हैं, ठीक है, तो पहले तो उनको अपना एग्रेशन ही कंट्रोल करना है। द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैरिड लाइफ अच्छी चाहिए तो गुस्सा रखिए कंट्रोल में। ठीक है। दूसरा कि हमेशा डिपेंड करता है कि भाई मंगल की पोजीशन कैसी है। ठीक है, मंगल दोष कैंसिल भी होता है, इंडिविजुअल कुंडली में भी कैंसिल होता है और मैच मेकिंग में भी कैंसिल होता है। कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम सारे कैंसिलेशन के फॉर्मूले लगा दें तो मुश्किल से 5% ही बचेंगे जो एक्चुअली में मांगलिक कहलाए जाएंगे। ठीक है, बाकियों का तो कैंसिल हो जाएगा, या तो इंडिविजुअल कैंसिल हो जाएगा या मैच मेकिंग में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। जनरली लोग आधे से ज्यादा रिश्ते ऑनलाइन चेक करके खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। वो देखते हैं कि भी मांगलिक है, छोड़ दो, मांगलिक है, छोड़ दो। तो मैं एक ही कहती हूँ, आधे से ज्यादा रिश्ते तो आप ही ने फिल्टर करके हटा दिए। सही बात है। फिर बोलते हो कि जी शादी नहीं हो रही। ठीक है, बाकी फिर और चीजें भी आप चेक करोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप मांगलिक देख के कैंसिल मत करो। ठीक है, आप अपने लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर कंसीडर करिए आपको जो करना है, बाकी काम हमारा है। सही बात है, वो हम देख लेंगे कि अगर
मैच मेकिंग हो रहा है, अगर कैंसिलेशन हो रहा है ठीक है। तो बिल्कुल की जा सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ठीक है। अंदर। फिर उपाय भी हैं, सही बात। मंगल के उपाय होते हैं। अब लड़कियों के केस में खासतौर पर जो लोग मांगलिक होती हैं लड़कियां, या जो लोग लड़के मांगलिक होते हैं, तो उनका भी पहले एक विवाह करवा दिया जाता है। जैसे कुंभ विवाह आपने सुना होगा, कुंभ विवाह होता है, या पीपल के पेड़ से हो जाता है, शालिग्राम जी से हो जाता है, विष्णु विवाह होता है। ऐसे लड़कियों बॉयज़ का भी आग के पेड़ से भी होता है, गुड़िया से भी होता है। तो उपाय बहुत हैं जी। मंगल के भी उपाय करवाए जा सकते हैं और ऐसे विवाह भी करवाए जा सकते हैं। पहले एक शादी कराई जाती है रिचुअल्स के तौर पे, हाँ, प्रॉपर सिस्टमैटिक। बिल्कुल। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेम कपल की 2 बार भी शादी हो जाती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं जी, तो एक ने अपने धर्म के हिसाब से कर ली, फिर दोबारा दूसरे के धर्म से हिसाब से कर ली, तो वो भी सॉल्यूशन उसी के अंदर आ जाता है। वो भी आ जाता है बेसिकली। बिल्कुल। तो एक मांगलिक अगर नॉन मांगलिक से शादी कर लेता है आज के टाइम पर, जैसे लव मैरिज में जो आजकल जो जनरेशन है वो इतना सब चीज़ों नहीं बिलीव नहीं करती है, बाद में शादी के बाद बिलीव करने लग जाते हैं, लेकिन इनिशियल फेज में नहीं बिलीव करते हैं। क्या उस कंडीशन पे वो रिलेशन चल पाएगा? देखिए, मांगलिक नॉन मांगलिक का रिश्ता टूटेगा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई नहीं। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है कि कुंडली कैसी है जी। अगर किसी की कुंडली में डिवोर्स लिखा है जी, वो चाहे मांगलिक हो नहीं हो, सही बात है, गुण 36 के 36 मिल रहे हो, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। डिवोर्स होके ही रहेगा। लोग बेसिकली ये भ्रम फैला देते हैं कि जी मांग लेगा तो 100% आपका डिवोर्स ही होगा, ये कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी शादी में। तो इसीलिए, और हमेशा देखिएगा जिन 2 लोगों का डिवोर्स होता है उन दोनों की कुंडली में पहले से ही डिवोर्स लिखा होता है। ठीक है। वो तभी होता है जी। हमने ऐसे नहीं देखते कि किसी कुंडली में मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है और एक की कुंडली में बहुत ही खराब दिख रही है, उनकी शादी हो जाए। जी जी जी। ऊपर वाले ने ना सब जोड़ियां मिलाई हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन 2 का डिवोर्स होना है उन 2 की शादी होती है। बिल्कुल। जिन 2 की एकदम सक्सेसफुल मैरिज होनी है उन 2 की ही होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो वो सारे मिथ हैं। मिथ है बेसिकली। मैम, एक आजकल जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके लिए कॉन्सेप्शन एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करती है? देखिए, सबसे पहले तो वही बात है कि हमें अपना सही समय जान लेना ज़रूरी है। जी। ठीक है, कि कब हमारा सही समय आ रहा है। जी। बहुत लोग आज की डेट में देखते हैं ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब IUI IVF में भी बहुत पैसा लग रहा है, बहुत समय लग रहा है, लेकिन समय नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। नहीं आया तो नहीं हुआ। तो मेरे क्लाइंट ऐसे भी थे कि जिन्होंने पहले IVF ट्राई करते रहे, नहीं हुआ, और जब तंग आके छोड़ दिया तो नेचुरली कंसीव कर लिया। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है ना। और मैंने उनको कहा भी कि आपका नेचुरली हो जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लो। कोई रेमेडीज बताएं? वही चीज़ है। हाँ, इसके लिए संतान गोपाल मंत्र सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मतलब सबसे, जिसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है या फिर बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, वो संतान गोपाल मंत्र करे और पूरी निष्ठा के साथ करे, 101% उसमें रिजल्ट मिलेगा। मैम, आजकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोग बात करते हैं, क्या सच है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है? बिल्कुल है। देखिए, हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। जी। ठीक है, और उसमें से कोई ना कोई जो हाउस है वो हमारी बॉडी से जो रिलेट कर रहा है वो कमज़ोर होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर हम ये बोलें तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बॉडी पार्ट वीक होता है। बिल्कुल सही। और जब भी बीमारी देने वाले ग्रहों की दशाएं आती हैं वो उसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड आती है। जी। तो ये तो हम, मतलब अगर न्यूबॉर्न बेबी की भी कुंडली उठा लेंगे तो भी हमें पता चल जाता है कि भाई इनकी कुंडली के अंदर ये प्लैनेट वीक है, यानी कि ये बॉडी पार्ट इनका वीक है, तो हमें उसी हिसाब से उनको टेक केयर करना है। ठीक है। तो हमेशा पहले ये समझ लें कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट वीक हैं और स्टार्टिंग से ही हम उनके ऊपर काम करें। लाइक अगर किसी का डाइजेशन एरिया कमज़ोर है तो वो पूरी लाइफ डाइजेशन से रिलेटेड ही परेशान रहेगा। ठीक है। ठीक है, अगर किसी का माइग्रेन से रिलेटेड है तो वो पूरी लाइफ माइग्रेन से ही परेशान रहेगा। अगर किसी का 4th हाउस खराब है तो डिपेंड करता है प्लैनेट पे कि वो हार्ट प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, वो लंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, अस्थमा भी दे सकते हैं। तो सारी बीमारी क्लियरली पता चल जाती है। ठीक है, मतलब हम एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज के माध्यम से वो सारी चीज़ों को ठीक बिल्कुल। आजकल आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते होंगे, आपको क्या लगता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चंस जो गलत पूछे जाते होंगे, आपको लगता होगा यार ये बहुत गलत क्वेश्चंस मेरे से पूछ लिया है, आपको ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आप लगता होगा ये बहुत गलत क्वेश्चंस है? पहली बात, मेरी डेथ कब होगी, ये लोग पूछते हैं। क्या करोगे जान? सही बात। अगर पता भी चल जाएगा
तब भी तो परेशान ही रहोगे बिल्कुल ना, सही बात। खुश तो तब भी नहीं इससे होगे। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा गलत है। बिल्कुल ठीक है कि मैं कब मरूंगी, जी या मेरे साथ कुछ क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड के साथ तो कोई मिसहैपनिंग नहीं हो जी। जाएगी, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपने लेवल पर अपनी लाइफ एंजॉय करिए, पेरेंटिंग करिए बच्चों की अच्छे से, भगवान का नाम लीजिए, गृहस्थी चलाइए, ये सब चीज़ों में मत पड़िए। ठीक है। दूसरा, मैडम कुछ भी हो जाए, इससे मेरी शादी करवा दो। वन साइडेड लव जहाँ होता है, जी तो फिर मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अगर वन साइडेड ऐसे होने लगता जी तो सब इंडस्ट्रीज के बच्चों से वन साइडेड करके शादियां करवा लेते, उपाय करवा के। आप 2-4 लाख रुपए खर्च करके अगर करोड़ों की फैमिली से शादी कर सकते हो तो कोई बुरा नहीं है। वो कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आते। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो उन्होंने कंसीव किया हुआ था, अभी बेबी हुआ भी नहीं था जी। और उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैडम जिस स्कूल में मैं चाहती हूँ अपने बच्चे को पढ़ाना, आप मुझे बताइए क्या उस स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा? बच्चा भी आया तभी से ऐसी बात है। जी जी तो ये सब क्वेश्चंस हैं इस तरह के, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कोई मतलब वाली बात है। आजकल एस्ट्रोलॉजी उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताइए जो आजकल सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, जो अपने आप को एज ए मॉडल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी, या वो एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं कि हम ये फेम पा सकते हैं? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। देखिए, ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो काम है वो सीधा सीधा शुक्र से रिलेटेड है जी। और नेम फेम देते हैं राहु। ठीक है। राहु और शुक्र दोनों लग्जरी से रिलेटेड है। जितना राहु शुक्र स्ट्रांग रहेंगे उतना ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस मिलेगी। नेम फेम चाहिए तो राहु को भी स्ट्रांग रखना है, मतलब सेलिब्रिटी अगर बनना है तो आपके राहु शुक्र स्ट्रांग होने ही चाहिए। 2 ग्रह बहुत ध्यान देना पड़ेगा इनके। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल आप कोई भी नए जो जनरेशन वाले बच्चे हैं उनको एस्ट्रोलॉजी में क्या बिलीव करना चाहिए? अब तो बच्चे कर रहे हैं, अब कर रहे हैं बेसिकली। अब ये जो हमारी जनरेशन आई है ये एक्चुअली बिलीव कर रही है। ठीक है। क्योंकि लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, हाँ आजकल तो सही बात इतना स्ट्रेस है, आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात। हम अगर उनको कोई बोले कि भाई आप बैठ के यहाँ तपस्या करो तो वो तो तपस्या करने से रहे, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 15-15, 16-16 घंटे के वर्कआउट्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप के इश्यूज भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत चल रहे हैं, और दूसरा की हाईली एम्बिशियस भी है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये पता चल जाता है ना कि भाई हमने कब कौन सा डिसीजन लेना है। सही बात। जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं हुआ अरे ये तो डेस्टिनी थी। जी जी बिल्कुल सही बात। जब मेरे पास बच्चे डिप्रेशन में आते हैं जी, जॉब छूट गई जी, ठीक है, ब्रेकअप हो गया जी, या एंगेजमेंट होकर के टूट गई जी, फिर जब हम बताते हैं कि अरे ये तो डेस्टिनी थी, आप चाहे ना चाहे ये तो होना ही था जी जी, कहता अच्छा चलो ठीक है फिर मूव ऑन करते हैं जी, आगे बढ़ो जी, जी, है ना। तो ये मानते हैं हम कि जो कोई ज्योतिष में और ईश्वर में विश्वास रखता है उसे लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, ये तो कभी नहीं होगा उसे डिप्रेशन। आप बेसिकली नई जनरेशन को कोई कॉमन जो मिस्टेक आज के टाइम बहुत जनरेशन जो कर रही है उनको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि एम्बिशियस बनिए जी, ठीक है, बट थोड़ा पेशेंस रख के काम करिए। आजकल पेशेंस नहीं है, नई जनरेशन पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव। चाहे आप करियर प्रोस्पेक्ट से देखें, उनको बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहिए करियर के अंदर, ठीक है, हर चीज़ उनको जल्दी चाहिए जी, जी। तो लाइफ में जितना पेशेंस रखेंगे और जितना झेलने की आदत डालेंगे उतना अच्छा। ईगो साइड करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में रिलेशनशिप में जो एक वर्ड सुनने में आता है वो है कंपैटिबिलिटी जी, कि जी हम दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। सही बात है, हम ब्रेकअप कर रहे हैं क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है, जी। समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सही बात। लड़की चाहती है कि वो मेरे जैसे बन जाए जी, लड़का सोचता है ये मेरे जैसे बन जाए, जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे चले, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं चल सकते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। जब 2 भाई बहन एक घर में हुए, उनकी पेरेंटिंग एक जैसी हुई, वो भी सब कुछ है, जब वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं तो एक बाहर से आया हुआ पर्सन आपके साथ कैसे कंफर्टेबल हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल सही बात। तो शुरू में आप देखिए कि मैरिज के अंदर बहुत झगड़े होते हैं जी, बिल्कुल सही। वो क्यों झगड़े होते हैं?
वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, जी हस्बैंड चाहता है मेरी वाइफ मेरे हिसाब से चले। जब तक दोनों एक दूसरे को चलाने की कोशिश करते हैं तब तक झगड़ते रहते आजकल हैं। न्यूली मैरिड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग फेज में ही है। यही है, स्टार्टिंग में ही होती है। जी 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 फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है ना जब थक जाते हैं जी जी कि ये तो बदलने वाला है ही नहीं, सही अब इसे छोड़ दो, जी, जी। ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने दो बिल्कुल सही बात। और आप चलाओ जिंदगी बस। जी, जी। फिर वहां से लाइफ में शांति आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस पेशेंस और कंपैटिबिलिटी। आजकल जो नए जो रिलेशन शादियां हो रही हैं, न्यूली मैरिड के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनको किन बातों को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आजकल शादियां 1-2 साल में डिवोर्स तक बात पहुंच जा रही है, उस समय उनको क्या ध्यान देना चाहिए आजकल? क्योंकि कोई कहता है कि वो अपनी माँ के कहने पे चलती है, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप अपने हिसाब से क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या उनको भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर आप अपनी वाइफ को एक बच्चे के जैसे केयर करेंगे ना, जी तो आपकी वाइफ आपको एक माँ के जैसे केयर करेगी। बिल्कुल सही बात है। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आप लेकर के आए हैं लड़की जो पूरा सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ देख लेगी, मल्टी टैलेंटेड होगी? बिल्कुल सही बात। आप उसको थोड़ा सा प्यार करके तो देखिए, आप उसकी थोड़ी सी केयर तो करके देखिए, वो आपको सारी खुशियां दे देगी। सही बात। लड़कियां क्या एक्सपेक्ट करती हैं? केयरिंग हो, बिल्कुल सपोर्टिव हो जी और पैम्पर करने वाला हो। बिल्कुल सही बात। बस जेंट्स को क्या चाहिए? जी वो मेरे घर को देख ले, मेरी केयर कर ले, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर दे। बिल्कुल सही बात। इतनी सी ही तो हाँ सही बात है, चीजें छोटा सा हैं ना, common सी basic सी बस बात इतनी है, सी बस बात है। इसी पे। अगर रिजिट हो जाओगे कि नहीं जी मेरे ही हिसाब से चलना है, जी तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। जी जी थोड़ा सा देखिए, नो वन इज परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। हर किसी के अंदर कुछ कुछ कमियां हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंसान जैसा जैसा है। है सही बात। आप उसे बदलने की कोशिश करोगे, वो बदलेगा नहीं, किसी का नेचर नहीं बदलता, बिल्कुल सही। लेकिन व्यूज जरूर क्लैश करते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं हर किसी को बोलती हूँ, शादी सेटल्ड होने में टाइम लगता है, जी कम से कम 6 साल। ठीक है। अगर किसी ने 6 साल एक दूसरे का साथ दे दिया, जी। क्योंकि इन 6 सालों में बहुत कुछ होता है, बिल्कुल सही। लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते हैं, चाहे जी। कोई भी हो। ठीक है। अगर आपने 6 साल एक दूसरे का साथ दे दिया, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, बिल्कुल सही बात। फिर वो कभी नहीं टूटती। जी किसी पेरेंट्स की वजह से नहीं, किसी सिबलिंग की वजह से नहीं, बच्चों की वजह से नहीं, फाइनेंसेस की वजह से भी नहीं। बिल्कुल सही बात। तो बस पेशेंस, पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ पेशेंस, थोड़ा झेलने की क्षमता बढ़ाइए अपने कोई अंदर। पूजा, उस समय कोई पूजा का भी ध्यान दें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? पूजा में तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो कुल देवता हैं जी उनकी जरूर पूजा करिए। बिल्कुल। चाहे कुल देवता हो या कुल देवी हो, उनको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल। उनकी पूजा करनी ही करनी है। जी। ठीक है। दूसरा कि आप जिनको शुरू से पूजते आ रहे हैं, जी किसी के भी कहने पे उनको मत छोड़िए। बिल्कुल। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है, जी ठीक है, कि भाई कोई शुरू से शिवजी जी की पूजा करते आ रहे जी। थे और बड़ी अच्छी लाइफ सब कुछ थी, किसी ने आके बोला नहीं नहीं ये आपके इष्ट नहीं हैं, आपके इष्ट तो ये हैं, जी और उन्होंने वहां पे वो पूजा छोड़ दी। चेंज कर दी पूजा। जैसे ही उन्होंने पूजा छोड़ी उनकी, बस वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जी गई। जी बिल्कुल सही बात। तो जिनकी आप शुरू से, जो आपके आराध्य हैं, जिन पे आपको विश्वास है, जिन पे आपको श्रद्धा है, उनकी तो पूजा कंटिन्यू करिए, उनको किसी भी हाल में मत छोड़िए। जी वो आपका जरूर साथ देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि वो साथ ना दे। ठीक जी। है। बाकी अगर जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में हार्मनी बनाने के लिए आप एक पेपर में दोनों का नाम लिखिए, हस्बैंड जी, वाइफ का। ठीक है, चाहे हस्बैंड करे ये रेमेडी या वाइफ करे, जी एक पेपर में नाम लिखेंगे और उसको एक बॉटल के अंदर डाल देंगे पेपर को, और जी। उसके ऊपर हनी भर देंगे। हनी इतना भरना है कि वो जो पेपर है उसमें प्रॉपरली डीप हो जाए। जी उसके बाद वो बॉटल आप चाहे घर पे रख सकते हैं या फिर कहीं उसको बाहर मिट्टी में या पेड़ के नीचे दबा सकते हैं। ठीक है। तो इससे जरूर जो है ना इम्प्रूवमेंट रहता है, रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहती है। क्या एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती है आपके हिसाब से? आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ, होती है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी कई बार लोगों के पास अपनी बर्थ डिटेल ही एक्यूरेट नहीं होती है, जी वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ में, क्योंकि यहाँ तो हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में चार्ट्स बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं वो सिर्फ मेन चार्ट से करते हैं, मेन चार्ट जो 2 घंटे तक नहीं बदल रहा है। जी लेकिन जो बाकी के सपोर्टिव चार्ट हैं, जी। मैरिज की कुंडली है, करियर की है, जी। बच्चों के लिए है, फाइनेंसेस हैं, पेरेंट्स हैं, सबकी कुंडलियां अलग अलग बनती जी। हैं, वो हर 10 मिनट 15 मिनट में करके बदलती रहती है। जी अगर टाइम एक्यूरेट नहीं होगा
तो प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आएगी। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, कर्म प्रधान है। बिल्कुल। आप क्या प्रारब्ध लेकर के आए हैं जी। और आप उसके लिए कितने एफर्ट कर रहे हैं, जी, वो बहुत मैटर करता है। प्रिडिक्शन उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। हम ये मानते हैं कि 90% की एक्यूरेसी आप मान के चलिए, ठीक है। 10% मतलब 100% की हम गारंटी नहीं देते हैं, 10% में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली वो हमारे लिए बेस्ट ही रहता है। आजकल सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम चल रहा है, लोग चैट जीपीटी से नए नए एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं और वो अपनी ऐसी नई नई बातें बता रहे हैं। लोग बहुत जल्दी फॉलो करते हैं कि ये मुझे पूजा कर लेनी चाहिए, उससे मेरा ये बना हो जाएगा, मेरे को बहुत इजीली सक्सेस मिल जाएगी। उनको क्या ध्यान देना चाहिए? क्या उनकी बातें माननी चाहिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से पहले अपने बारे में पता करना चाहिए? देखिए, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। बिल्कुल। वो हर जगह आजकल ये लागू सबसे होती बड़ी है। प्रॉब्लम हो गई है। वी आर ह्यूमन। बिल्कुल। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तब भी हम क्या करते थे, सबसे पहले अपनी कुंडली, जी इधर बच्चों की कुंडली, इधर हस्बैंड की कुंडली, जी, सारे फॉर्मूले हम लगा के देखेंगे अपने घर वालों की कुंडली में। और हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हम पॉजिटिव चीजें नहीं ढूंढते हैं जी, हम हमेशा नेगेटिव ढूंढते हैं। सही बात है। बिल्कुल। और सबसे पहले वही दिखेगा, कहीं हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, जी जी जी, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। जी, जी। बस। और वो जो आप सोचोगे ना, वो कॉम्बिनेशन आप लगा लोगे, वो बन जाएगा। सही बात है। वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और फिर जो आपको डिप्रेशन शुरू होगा, फिर आप भागोगे एस्ट्रोलॉजर के पास। बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक बात कहती हूँ, पहली बात, आप सेल्फ स्टडी मत करिए। ये सेल्फ स्टडी करने वाली चीज नहीं है, ये शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र। सही बात है, शास्त्र ही कहा गया। और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए किसी गुरु के माध्यम से। बिल्कुल सही बात। ये सेल्फ स्टडी वाली चीज नहीं है। और ज्योतिष तो एक गहरा समुद्र है। बिल्कुल सही बात। उसमें जितनी बार गोता लगाया जाएगा उतनी बार एक नया मोती निकल करके आएगा। हमें 20 साल हो गए हैं इस लाइन में, आज भी अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ तो आज फिर कुछ नया मिलता है। सही बात है। फिर कुछ नया मिलता है जी। तो कैसे कोई सेल्फ स्टडी करके सीख सकता है ना? सही बात है। बिल्कुल। फिर उसमें क्या है, खुद तो परेशान होंगे, सामने वाले को भी अगर बता दिया गलती से तो वो और परेशान होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये भी एक मेन कॉज है। तो इसीलिए आप सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहती हूँ एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो सबको आनी चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि कम से कम हमें डिप्रेशन तो नहीं होगा। सही बात है। बिल्कुल। कि भी इतना तो हमें पता होगा ना कि हमारा आने वाला पीरियड अच्छा है। आने वाला सही बात। क्योंकि अगर किसी का आज समय खराब है तो दशा तो 100% बदलेगी। सही बात है, कल तो चेंज होगी। तो इंसान इसी फ्लो पे निकल जाता है कि चलो 2 साल रह गए ना, 3 साल रह गए ना। मेरे क्लाइंट ऐसे भी है जिन्होंने अपनी 20-20 साल की दशाएं निकाली हैं, सिर्फ इसी होप में कि मैडम आपसे बात करते रहते हैं ना, तो एक होप रहती है, चलो चलो कोई बात नहीं, निकल रहा है ये पीरियड निकल रहा है, निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए एटलीस्ट इंसान गिव अप नहीं करता, डिप्रेशन नहीं होता, मोटिवेटेड रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत रोल है। सही बात है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती अपनी लाइफ की अगर मैं अपनी कुंडली ना देखूं और मुझे पता ही ना हो आगे क्या होने वाला है। मतलब हम तो ब्लाइंडली चल रहे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं हम कहाँ ही जा रहे हैं। तो एटलीस्ट हम अपनी लाइफ डिजाइन करें। बिल्कुल सही बात। एक होता है हम जिंदगी काट रहे हैं, एक होता है हम अपनी लाइफ डिजाइन करके चल रहे हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि हमें अपनी लाइफ डिजाइन करनी चाहिए। हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, हम क्या अचीवमेंट चाहते हैं, हम पहले वो डिजाइन कर लेना। ऐसे थोड़ी हम आंखें बंद करके चल रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं सही चलते रहो, फिर तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है ना उसकी। आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे आप 20 साल से एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, उससे अचानक आपका, उससे पहले आप क्या कर रहे थे और अचानक आपका एस्ट्रोलॉजी में कैसे प्लान आया, रुचि आई कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाती हूँ? हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कोई ऐसे ही नहीं बनता जी। ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के संस्कार आते हैं। आप पहले भी एस्ट्रोलॉजर होंगे, इसीलिए आप आ गए इस लाइन के अंदर, ठीक है। और शॉर्ट टर्म नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिक गए तो मतलब आपका पिछले जन्म से कहीं ना कोई रिश्ता था इस प्रोफेशन से, तभी आप आए, ऐसे नहीं आए। सो मैं तो IT से ही थी और बिजनेस ही कर रही थी, मतलब बिजनेस टचवुड अच्छा ही चल रहा था, बट एक हमेशा ना क्यूरियोसिटी रहती थी, आज तो अच्छा चल रहा है, आगे कैसा रहेगा। मेरे को शुरू से इसी बात की टेंशन रहती थी कि आज अच्छा चल रहा है, आगे कैसा चलेगा, क्या यही चलेगा या कुछ और होगा। इसके चक्कर में मेरे 1-2 थे, मतलब पड़ोस में हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, उनके ऑफिस थे, तो उनसे मैं कभी कंसल्ट कर लिया करती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा उस टाइम पे क्लैरिटी मिली नहीं मुझे। तो छोड़ो, हम खुद ही सीखते हैं। तो फिर खुद ही सीखा। फिर जब सीखा तो फिर मतलब
इतना उसमें इन्वॉल्व हो गए कि फिर सब कुछ छोड़ करके पूरे proper तरीके से इसको एज अ प्रोफेशन ही जी ले जी, लिया, तो आपने अपना बिजनेस साइड करके आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर अभी बन इसी में प्रॉपरली। जी जी जी। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मैम ने होपफुली आजकल जो चल रही कॉमन मिस्टेक के बारे में आपको बताया है। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, इस पर आप लाइक और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं ज़रूर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें आगे कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू। थैंक यू।